पायल और नीरज की शादी को 5 साल हो गए थे। पायल कॉलेज में लेक्चर थी और नीरज डॉक्टर था। पहले पहले तो सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे उनमें लड़ाइयाँ होने लगी। समय देखा तो रात के 2 बज गए हैं। अब आ रहे हो? इमरजेंसी आ गई थी पायल। तुम्हें मैंने शादी से पहले ही समझा दिया था, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है, नीरज ने कहा। शादी को 5 साल हो गए हैं, तुम्हारी रंग रंग से वाकिफ़ हूँ मैं। इमरजेंसी पहले भी होती थी, तुम मुझे उसी वक्त फ़ोन करके बता देते थे। अब फ़ोन करके बताना तो दूर, मैं पूछने के लिए फ़ोन भी कर दूँ तो उठाते भी नहीं। मैं क्या नौकरानी हूँ, खाना बनाकर रात भर बैठी रहूँ, तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँ और तुम आते ही लड़ने लगते हो। नीरज उसकी बातों से खींच कर बोला, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए खाना बनाने की और मेरा वेट करने की। मैं अब से घर आऊँगा ही नहीं, वहीं सो जाया करूँगा, कहकर वो अंदर चला गया। उसने सामान समेटा और घर से चला गया। ये आज की नहीं, रोज़ की बात हो गई थी। रोज़ किसी न किसी बात पर उनका झगड़ा हो जाता। पायल बच्चे के लिए तरसती थी। 3 साल में वो प्रेग्नेंट भी हुई थी, पर अचानक पायल सीढ़ियों से गिर गई। नीरज इसी तरह से बिजी था, सो पायल समय पर हॉस्पिटल न पहुंच पाई और उसका मिसकैरेज हो गया। उसी दिन से पायल नीरज को अपने बच्चे का हत्यारा मानने लगी और रोज़ झगड़े होने लगे। उस दिन के बाद नीरज घर नहीं आया। पायल ने तय किया कि वो खुद ही उसके पास जाएगी और माफ़ी मांग कर मना लाएगी। नीरज को घर से गए हुए चौथा दिन था। पायल कॉलेज से घर आई। आकर उसने खाना तैयार किया। खाना लेकर वो हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी, सिटी हॉस्पिटल। नीरज काम से फ्री होकर स्टाफ रूम में आया तो वहाँ उसके दोस्त रोहन और अजय, नर्स रीना और माक्षी के साथ कोई गेम खेल रही थी। गेम में हारने वाले को जीतने वाले की हर बात माननी पड़ती है। नीरज ने उन्हें कह रखा था कि पायल कुछ दिन के लिए मायके गई है, सो उसके यहाँ रहने पर किसी को ऐतराज़ नहीं था। उसे देखकर सभी उसे भी खेलने के लिए कहने लगे। पहले उसने मना किया, फिर ज़्यादा जोर देने पर मान गया। माक्षी ने हिंदी मूवी का गाना गाया, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और इस गाने का मूवी का नाम पूछा। नीरज सोचता रहा पर उसे याद नहीं आया और वो हार गया। उसे सजा सुनाते हुए अजय बोला, तुम्हें माक्षी को अपने प्यार का इज़हार करना है। नहीं, मुझे कोई और काम दो, मैं ये नहीं करूँगा। तुम्हें पता ही है मैंने ज़िंदगी में बस पायल से प्यार किया है, नीरज ने कहा। यार तुम भी ना, हम कौन सा सच में करने को बोल रहे हैं, मजाक है, बस एक्टिंग करनी है। अच्छा चलो इसे पायल समझकर बोल दो, रोहन बोला। ओके कहकर नीरज बोलने ही वाला होता है कि अजय ने उसे रोककर पास पड़े गुलदस्ते में से फूल निकाल कर दिया। इसे लेकर बोलो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। पायल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे कबूल कर लो। नीरज हाथ का फूल माक्षी को देते हुए बोला। सब तालियां बजाने लगे। धड़ाम, कुछ गिरने की आवाज़ आई। सब पीछे मुड़े। पीछे पायल खड़ी थी। टिफ़िन नीचे गिरा पड़ा था और दूर दूर तक खाना बिखरा पड़ा था। उनके देखते देखते पायल तेज कदमों से वापस मुड़ गई। अजय उसे रोकने के लिए भागा, पर नीरज ने रोक दिया और बिखरे हुए खाने को देखकर बोला, अजय तुम रहने दो, मैं खुद बात करूँगा। पायल, पायल रुको, मेरी बात सुनो। नीरज उसके पीछे भागा, पर उसे पायल कहीं नहीं दिखाई दी। पायल जा चुकी थी। उसने पायल को फ़ोन लगाया, पर पायल फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। उसने अजय को फ़ोन करके कहा, मेरा रूम लॉक कर देना, मैं घर जा रहा हूँ। नीरज कार को लेकर घर की ओर चल देता है। पायल टैक्सी में सारे रास्ते रोते रोते घर कैसे पहुंची उसे भी नहीं पता। वो अंदर आकर अपने नसीब पर खूब रोती है। उसे नीरज के साथ बिताया एक एक पल याद आता है। उसे याद आता है कॉलेज का वो दिन जब वो दोनों पहली बार मिले थे। फिर नीरज उसके पीछे ही पड़ गया था। वो जहाँ भी जाती नीरज उसके पीछे वहीं पहुँच जाता। दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में पढ़ते थे, फिर भी नीरज मौका पाकर उसके कमरे में पहुँच जाता। उसे याद आ रहा था कि कैसे नीरज ने लंदन जाने से पहले उसे शादी के लिए प्रपोज़ किया था। उसी तरह आज वो किसी और को प्रपोज़ कर रहा है। ये याद आते ही पायल ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। तभी दरवाज़ा खुला और नीरज अंदर आया। पायल तुम मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है।
मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए जगह है वो कोई और नहीं ले सकता। तुम बुद्धू किसी और को बनाना मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। तुम क्या कह रहे थे और क्या कर रहे थे? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं तलाक के कागज़ भिजवा दूंगी, तुम साइन कर देना। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। तुमसे प्यार करती हूँ, बद्दुआ भी नहीं दे सकती। मैं जा रही हूँ। पायल सूटकेस में अपने कपड़े रखे जा रही थी और नीरज निकाले जा रहा था। पायल, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नीरज की आंखों में पानी था। तुम्हें डॉक्टर नहीं एक्टर होना चाहिए था। तुम ये आंसू जाकर उसी अपनी मागछी को दिखाना। उस मागछी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं था? मुझे नहीं पता कि तुम हॉस्पिटल में ये सब करते हो। मैं ही पागल थी जो तुमसे माफ़ी मांगने वहाँ आ गई, कहकर पायल और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नीरज ने लाख रोका पर पायल नहीं रुकी। वो अपना सामान लेकर चली गई। पायल के पास टैक्सी आकर रुकी। पायल उसमें बैठ गई और उसने ड्राइवर को पता बताया। टैक्सी सड़क पर दौड़ी जा रही थी। पायल अपने ही दर्द के ख्यालों में रोए जा रही थी। उसे पता ही नहीं चला कब टैक्सी रुकी और उसके दोनों बगल में एक एक लड़का बैठ गया। तीसरा ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसे कुछ देर बाद ध्यान आया। उसे एकदम से झटका लगा। कौन हो तुम? ड्राइवर, ये सब क्या हो रहा है? जब ड्राइवर ने मुंह मोड़ा तो उसे पता चला कि उसके कॉलेज का बदनाम लड़का टॉनी था, जिसे उसने लड़कियों को परेशान करने के कारण कॉलेज से निकलवा दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? पायल ने गुस्से से कहा। मैडम जी, ये आपका कॉलेज नहीं जो ऐसे बोल रही हो। फिर साथ बैठे लड़कों से बोला, मुंह बंद कर सालिका, और हाँ, हाथ भी बांध दे। बहुत मुंह चलाती है। छोड़ दो मुझे, हाथ मत लगाना, दूर हटो। कोई है, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। पायल चिल्लाने लगी। तपाक, उन्होंने पायल पे जोर से थप्पड़ मारा। बहुत चिल्ला रही है साली, कुछ देर में तेरा नामो निशान मिट जाएगा, फिर चिल्लाती रहना। पायल के हाथ पैर बांध दिए गए, मुंह भी बंद कर दिया गया। पायल की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसकी धड़कन तेज हो गई। वो घबरा रही थी कि जाने ये लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। टैक्सी एक नहर के किनारे रुकी। चारों लड़के उतरे और पायल को उठाकर नहर में फेंक दिया। उसके बाद उसका सामान भी फेंक दिया। पायल के हाथ पैर बंधे होने के कारण वो जल्दी से डूबने लगी। उसने हाथ पैर मारे पर पानी बहुत तेज था। वो उसे बहाए ले जा रहा था। उसका सूटकेस उसके सर पर लगा और जिस कारण खून निकल रहा था। खून बहकर पानी में मिल गया था। पायल बेहोश हो गई। नीरज पायल के जाने के बाद गुमसुम सा घर को देखता रहा। वो यहाँ बिताए एक एक पल को याद करता रहा। उसने सोचा कि पायल अपनी माँ के पास चली गई होगी, एक दो दिन में आ जाएगी या मैं जाकर ले आऊँगा। उसने रोहन को फ़ोन किया, मैं घर पर हूँ, यहीं रुकूंगा आज। भाभी ठीक है, सब ठीक है क्या? नहीं, वो नाराज़ होकर मायके चली गई है, आ जाएगी एक दो दिन में। सॉरी यार, मेरे मजाक के कारण ये हो गया। मैं खुद जाकर सब क्लियर कर दूंगा, रोहन बोला। कोई बात नहीं, अगर ना आई तो हम दोनों चलेंगे उसे मनाने। पायल को नहर में फेंकने के बाद उन लड़कों ने कार की नंबर प्लेट बदल दी ताकि किसी को पता न चले। पहले दिल्ली टैक्सी का नंबर था, अब गुजरात का नंबर लगा दिया। पायल बहकर दूर चली गई। आगे कुछ लड़के नहर में नहा रहे थे। उन्होंने पायल को आते देखा। उन्होंने उसे बाहर निकाला। सांस अभी चल रही थी। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। पायल को नज़दीक के प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। दो लड़के सुमित और शेखर उसके साथ गए। खून बहुत बह गया था। 3 घंटे की बेहोशी के बाद पायल को होश आया। वो आसपास देखने लगी। डॉक्टर ने सब जांच की और कहा, सब ठीक है, कल कुछ और टेस्ट के बाद आप अपने घर जा सकते हैं। वैसे आपका नाम क्या है और आपका घर कहाँ है? ये लड़का शेखर आपको यहाँ लाया था। आप जानती हैं इनको? घर, नाम शेखर, मुझे कुछ नहीं पता। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? पायल ने कहा। डॉक्टर ने शेखर को इशारा करके बाहर बुलाया। लगता है इनकी याददाश्त चली गई है। आप क्या करेंगे? शेखर ने कहा, कोई बात नहीं, आप इलाज कीजिए, इन्हें मैं संभाल लूँगा। घर में मेरी माँ और बहन है, ये भी रह लेगी। इनका नाम सलोनी लिख लें, शेखर ने कहा। शेखर पायल की उम्र का ही था, शायद उससे 1 आध साल बड़ा होगा। दोनों की उम्र 30-32 के बीच थी। उसने अपनी बहन रिया को फ़ोन किया। हेलो रिया, तुम चाय नाश्ता लेकर हॉस्पिटल आ जाओ।
क्या हुआ भैया, आप ठीक तो हैं? रिया ने घबराकर पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, कोई और दाखिल है, तू बस आ जा। ऐसा करना, अपना एक सूट भी ले आना, यहाँ आओगी तो सब पता चल जाएगा। पायल के कुछ और टेस्ट हुए। शेखर ने पायल को कहा, तुम परेशान मत हो सलोनी, सब ठीक हो जाएगा। रिया आती ही होगी। आप कौन हैं? पायल ने पूछा। हम दोनों दोस्त हैं, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, तुम घबराओ मत, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। रिया नाश्ता लेकर आ गई। शेखर ने दोनों को मिलवाया। जब उसने सलोनी का नाम लिया तो रिया शेखर का मुंह देखती रह गई। शेखर सच में ऐसा जता रहा था मानो वो सलोनी ही हो। रिया भी वैसे ही करने लगी। पायल के सोते ही वो शेखर को लेकर बाहर आई। भैया आप ये सब क्या बोल रहे हैं? ये कौन है? और सलोनी को मरे हुए 2 साल हो गए, आप किसी और को सलोनी कैसे कह सकते हैं? कल को इनकी याददाश्त वापस आ गई तो फिर क्या करेंगे? तुमने इनकी हालत नहीं देखी, अच्छे घर की लगती है, जब याददाश्त आ जाएगी तो देखा जाएगा। जैसी रब की मर्जी। सिटी हॉस्पिटल। पायल को गए हुए 2 दिन हो गए थे। नीरज 2 दिन से उसके फ़ोन का वेट कर रहा था। थोड़ा सोचकर उसने पायल को फ़ोन मिलाया। फ़ोन बंद आ रहा था। उसे लगा कि पायल नाराज़ है, इसलिए उसका नंबर ब्लॉक कर दिया होगा। उसने अपने ससुर को फ़ोन किया। नमस्ते पापा जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? हाँ बेटा, यहाँ तो सब ठीक है। और सुनाओ, पायल कैसी है? कब आ रहे हो? बहुत देर हो गई मिले हुए। क्या पायल आपके यहाँ नहीं है? नहीं, क्या उसे आना था? पापा माँ को मत बताना, पायल तो 2 दिन से गई हुई है, मुझसे लड़के गई थी, सो मैंने फ़ोन नहीं किया। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। सिटी पुलिस स्टेशन। नीरज रोहन के साथ बैठा अपनी बारी का वेट कर रहा था, तभी उसे अंदर आने को कहते हैं। जैसे ही वो अंदर गया, अंदर उसके स्कूल का क्लासमेट समीर था। वो उससे हाथ मिलाकर बताता है, मेरी पत्नी 2 दिन से झगड़ा कर कर घर से गई है। मैंने सोचा था मायके गई होगी, आज पता चला कि वो वहाँ नहीं है। कॉलेज में लेक्चर है पर 2 दिन से कॉलेज भी नहीं गई। सभी सहेलियों व जानकारों से पता किया, किसी ने उसे नहीं देखा। प्लीज़ मेरी पायल को ढूंढ लो। नीरज की आंखों में आंसू थे। एफआईआर लिख दी गई। फिर उसके घर के आसपास के 2 दिन पहले की सीसीटीवी कैमरे चेक किए। कैमरे में पायल टैक्सी में बैठती हुई दिखाई दी गई। फिर वो टैक्सी उसके मायके वाली रोड पे चली गई। फिर उस रोड सीसीटीवी चेक की गई। टैक्सी आगे जाकर एक अनजान सड़क पर मुड़ गई। वहाँ पे कोई कैमरा नहीं था, सो इससे आगे का कुछ पता नहीं चल रहा था। इंस्पेक्टर समीर पूरा जोर लगा रहा था। वो खुद नीरज और रोहन को साथ लेकर उस रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक पेट्रोल पंप दिखा। वहां पर सीसीटीवी जांच करने पर पता चला कि टैक्सी नहर वाले रास्ते पर गई। वो पीछा करते करते नहर के पास पहुंचे। समीर ने वहां के गोताखोरों से पूछा, क्या यहाँ किसी 30 साल की औरत को नहर में आसपास तो नहीं देखा? उसके पास लाल सूटकेस था। उन्होंने कहा, औरत को तो नहीं देखा, हाँ एक सूटकेस मिला था लाल रंग का, वो दफ्तर में जमा कर दिया गया है। सब दफ्तर पहुंचे। नीरज ने जब सूटकेस देखा, उसने भागकर उसे पकड़ लिया। हाँ यही पायल का सूटकेस है, इसे लेकर वो निकली थी घर से। समीर ने सूटकेस खोलने को कहा। सूटकेस में पायल के कपड़ों के अलावा उन दोनों की तस्वीरें थी। नीरज ने एक फ़ोटो उठाई, उसे गले से लगाकर रोने लगा। समीर ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, नीरज ऐसा लगता है कि भाभी ने पहले सूटकेस पानी में फेंका होगा, फिर खुद छलांग लगा दी होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पायल ऐसा नहीं कर सकती। समीर, तुम्हें इंस्पेक्टर किसने बनाया? एक बात बताओ, अगर कोई मरना चाहता हो तो इस तरह अपने साथ जीने का सामान लेके जाता है क्या? उसे ये सोचता ही नहीं। तुम्हारी बात ठीक है, मगर ये भी है कि उसने पहले मायके जाने का सोचा होगा, मगर गुस्सा इतना था कि उसने मरना ही ठीक समझा। दिमाग खराब होते देर नहीं लगती है, समीर ने समझाया। नहीं, ये हो ही नहीं सकता, पायल ऐसा नहीं कर सकती। पहले वो टैक्सी ड्राइवर को ढूंढो, शायद वो ही कुछ बता सके। मेरा दिल कहता है पायल जिंदा है। समीर उन्हें लेकर आगे की जांच करने लगा। सारा रास्ता सुनसान था, कहीं कोई नहीं था। फिर कुछ दूरी पर एक ढाबा आया। वहाँ की सीसीटीवी चेक करने पर उन्हें वो टैक्सी कहीं नहीं दिखाई दी। रात भर इसी तरह फिरते रहे। उसके ससुर का कई बार फ़ोन आया, उसने सारी बात बताई। रात 3 बजे वो घर वापस आया। उसके ससुर मिस्टर सिंह घर के बाहर बैठे थे। दूसरे शहर का हॉस्पिटल। शेखर ने उसे खाना खिलाया और बोला, सलोनी आज शाम को हम घर चलेंगे। रिया ने सारी पैकिंग कर ली है। शेखर पायल को लेकर घर आ गया। घर पुराने ढंग का बना हुआ था। बीच में आंगन था और आंगन के चारों ओर गैलरी के साथ लगते कमरे थे।
कमरे काफ़ी बड़े थे। पायल चारों ओर देख रही थी। शेखर ने माँ से पायल का परिचय कराया। माँ, ये सलोनी है, इसका एक्सीडेंट हो गया था, अब ठीक है, इसका मेरे सिवा कोई नहीं है, ये अपने पास ही रहेगी। ठीक है बेटा, माँ ने ध्यान से पायल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। रिया सलोनी को एक कमरे में ले गई। दीदी जी, ये आपका कमरा है, भैया का कमरा वो सामने है, उस तरफ वॉशरूम है, पानी सारा दिन आता है। फिर रिया ने आवाज़ लगाई, आंटी यहाँ आना। एक अधेड़ उम्र की औरत आई, सलोनी से बोली, ये आंटी है, घर के काम काज करती है, इनके अलावा एक और औरत आती है सफाई करने। अच्छा आप आराम करो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। फिर उसे कमरे में छोड़कर वो वहाँ से चली जाती है। सलोनी बेड के पास की खिड़की से बाहर का बगीचा देखा। फूलों से उसका दिल खिल उठा। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे जब वो सलोनी बुलाते तो उसे लगता कि मानो किसी और को बुला रहे हैं। कौन है वो, कहाँ से आई है, उसका परिवार कहाँ है, या वो इनकी सलोनी ही है। दिन बीतते गए, 1 साल हो गया था। अब वो पूरी तरह से सलोनी बन गई। वो माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती, रिया को पढ़ाती, फिर शेखर को भी कई तरह की सलाह देती। अब वो इस घर में रच बस गई थी। नीरज ने पायल की तलाश में आकाश पाताल एक कर दिया, पर उसका कुछ पता न चला। सब नीरज से कहते कि पायल नहर में डूबकर मर गई, पर उसे यकीन था कि वो जिंदा है। पायल के माँ बाबा ने पायल की अंत्येष्टि पूरी विधि विधान से की। नीरज भी शामिल हुआ। उसने कहा, यह सब मत करो, हमारी पायल हमें मिल जाएगी। उसने कभी नहीं माना कि पायल मर गई है। उसका अब इस शहर से दिल नहीं लगता था। उसने अपना तबादला दूसरे शहर में करा दिया। उसका नए शहर में पहला दिन था। हॉस्पिटल पिछले हॉस्पिटल से बड़ा था और केस भी बहुत थे। नीरज को वहीं हॉस्पिटल में ही स्टाफ कॉलोनी में घर मिल गया था। वो दिन भर मरीजों की देखभाल करता, पर रात को अक्सर अकेले में उसे पायल की याद आती। वो कितनी कितनी देर उसकी तस्वीर से बातें करता रहता। रिया और सलोनी बैठी गप्पे मार रही थी। रिया सलोनी को अपने कॉलेज के बारे में बता रही थी। पता है दीदी, एक मैडम बिल्कुल शांत दिखती है, पर जब बोलती है तो सुनामी आ जाती है। वो मैडम की नकल उतारते हुए बोलती है। दोनों हंस पड़ते हैं। कॉलेज मैडम के नाम से पायल को कुछ याद आ रहा था। वो कुछ सोच पाती इससे पहले रिया फिर बोली, दीदी हमारे कॉलेज में कल फ्री मेडिकल कैंप लगेगा, आप माँ को ले जाना, इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है ना, सब चेक हो जाएगा। हाँ ये ठीक है, माँ सबका ध्यान रखती है, अपना रखती ही नहीं। चल तू फिक्र न कर, मैं लेके आऊँगी। शेखर काम से आता है और कहता है, क्या बात है, लगता है मेरी चुगली हो रही है। हाँ हाँ, एक तुम ही तो रह गए हो सारी दुनिया में बात करने के लिए, रिया ने मजाक किया। सलोनी हंसते हुए पानी लाने चल दी। सलोनी के जाते ही शेखर ने रिया से पूछा, कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कुछ नहीं भैया, कभी कभी डर लगता है जब इनकी याददाश्त वापस आएगी तो क्या होगा। इनकी अपनी फैमिली होगी, पति होगा, बच्चे होंगे, तब आप क्या करेंगे? पहली सलोनी की तरह ये भी छोड़ जाएगी। आप इससे दिल मत लगाना, रिया ने कहा। दिल का आना किसी के बस में नहीं, कब किस पे आ जाए कोई पता नहीं। हम तो अच्छे की ही उम्मीद करते हैं। ये लो पानी। अब तुम दोनों मेरी चुगली कर रहे थे ना, सलोनी ने पूछा। हाँ तेरी ही बात कर रहे थे। रिया पूछ रही थी कि तुम्हें उसकी भाभी कब बनाऊंगा, कहकर शेखर हंस दिया। तुम भी ना बहुत मजाक करते हो, कहकर सलोनी भी हंस दी। भैया कल हमारे कॉलेज में मेडिकल कैंप है, मैंने दीदी और माँ को बुलाया है, माँ को चेक करा लेंगे, रिया ने कहा। ठीक है, इन्हें रास्ता और टाइम बता देना, कल मुझे तो बहुत काम है, सलोनी ध्यान से जाना। कहानी का पहला पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आगे के पार्ट में हम जानेंगे क्या नीरज और सलोनी मिल पाते हैं या नहीं, या कहानी नया मोड़ लेती है। यह जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ही आपके पास पहुँच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।